शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूची होता है और ये यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। यूची बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का भी पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये तो दोस्तों हमारे यहाँ भी होता है। यूची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसलिए वे दुगुनी मेहनत भी करता है। यूची का बॉस कहता है क्या 70,000? ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हमें यूची का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ यूची क्लासरूम में बैठा होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत ही अमीर होता है और वो यूची से कहता है, अरे यार यूची समझना, अगर तू मेरे पापा से मांगेगा तो वो तुझे खुशी खुशी 70,000 येन दे देंगे। बाय द वे इस लड़के का नाम होता है शिबे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शावा रागी और वो शिबे को डांट रही होती है क्योंकि शिबे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहाँ पे दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है टेंजी और दूसरे का नाम होता है यूटोरू। अब यूची के सभी दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए थे। देख रहे हो भाई, इसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन जमा कर लिए हैं। भाई तुम भी मेहनत कर लो। अब यूची सोचता है कि उसके सारे दोस्त काफी अच्छे हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती उनकी कभी ना टूटे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू 2 मिलियन येन थे वो चोरी हो चुके हैं। अब टीचर की यह बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो भाई बहुत ही बड़ी अमाउंट थी और ऐसे कैसे चोरी हो गई। पर सबसे ज्यादा झटका हमारे हीरो को लगता है जिसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन कमाए थे। पर यहाँ पर शावा रागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और शावा रागी ने लॉकर को लॉक भी किया था, पर उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावा रागी को दी गई थी। अब शावा रागी सबसे रोते हुए कहती है, जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज वो लौटा दो। अब सभी क्लास वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर 2 मिलियन येन किसने चोरी की और सभी लोगों का शक हमारे हीरो यूजी पर आ जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। हाँ भाई, सब कुछ एक गरीब लड़के पे ही डाल दो तुम लोग, गरीब लोगों को जीने मत दो तुम लोग। अब ये सारी चीजें होने के बाद अगले दिन शावा रागी और शिबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास का शक उन दोनों पे ही जाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूची अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पे एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर उसको शावा रागी ने दिया था और लेटर में लिखा था, यूची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो स्कूल के पास रात को 11 बजे यूची से मिलना चाहती थी। अब यूची वहाँ पर जब 11 बजे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। यहाँ क्या मेला लगा हुआ है कि सभी लोग आ गए। अब यूची उन सभी लोगों को देखता है और सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये सभी लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, जबकि उसके दोस्त यूची को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। अब उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था, जबकि यूची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर मिला है तो वो खुद देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है। अब वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे लेटर्स किसी को भी नहीं भेजे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शावा रागी की आवाज आती। तभी यूची को कोई पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण यूची वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते यूची देखता है उसके दोस्तों को कोई पकड़ के ले जा रहा है और उसके बेहोश होने पर उसकी पुरानी यादें आती है जहाँ पे एक बड़ा सा इंसान यूची को बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और वहाँ पे हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है, यूची पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में चीज है तो वो है तुम्हारे दोस्त। अब हम देखते हैं कि यूची को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक व्हाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद है। शावा रागी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पे एक टॉय जैसी चीज आ जाती है जिसको देखकर कोकरू बताती है कि ये असल में एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट है लेकिन इसकी सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। अब मानाबू सभी से कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ हर गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। हैं? ये दोस्तों स्क्विड गेम की तरह तो नहीं है। अब जब सभी लोग सुनते हैं कि उन पे 20 मिलियन येन का कर्ज है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि
कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा आया कैसे। अब यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मानाबू को पकड़ के पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन येन का कर्ज है। तभी शिबे वहाँ पे आ जाता है और यूची को शांत करता है। तभी वहाँ पे टेंजी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। टेंजी को समझ आता है कि उसके ग्रुप में से किसी इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्ज है और वो सभी लोग अगर इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तभी टेंजी मानाबू से कहता है कि जो तुमने अभी यहाँ किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग के केस भी लग सकते हैं क्योंकि ये एक क्राइम है। अब मानाबू कहता है हाँ, लेकिन तुम में से किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी। अब यूची सोचता है कि वो शायद 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो शायद चोरी हो गए थे और इसका मतलब यूची के सभी दोस्त में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। अब टेंजी मानाबू से पूछता है कि अगर हम लोगों ने इस गेम को खेलने से मना कर दिया तो क्या करोगे। तभी मानाबू कहता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो वो 2 मिलियन येन मेरा हो जाएगा और तुम्हारे ग्रुप में से जिसके भी ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है वो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी लोगों पर 4-4 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर ये लोग गेम को खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन को कम कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इनमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। अब आगे सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि आखिर हम में से कौन गद्दार है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पे है। पर तभी सावरागी कहती है कि हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्ज है तो वो जरूर बहुत मजबूर होगा और इसलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वाह भाई, लड़की हो तो सावरागी जैसा। अब इसमें सभी लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन यूची को ये बात पसंद नहीं आती और उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मानाबू यूची को मैनिपुलेट करता है कि यूची क्या तुम अपने दोस्त के ऊपर शक कर रहे हो? अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक दोस्त या पैसा? इस पर यूची कहता है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। अब इसके बाद सभी लोग टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मानाबू सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। यह रूम एक क्लास रूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं और वो मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग्स पर चेक करते हैं। सभी लोगों के टैग पे -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है और जैसे जैसे ये लोग गेम जीतते जाएंगे वैसे वैसे उन पर कर्जा कम होते जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी अपना कर्जा किसी और को शो कर दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं पर दिखा नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? इसके बाद पहला गेम चालू होता है जिसका नाम होता है कुरिशान गेम और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर एक सिक्का रखा जाता है और सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी का भी आंसर नो हुआ तो ये सिक्का नो पे जाएगा और ऐसे ही अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो ये यस पे जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चंस का आंसर सभी के हिसाब से सही निकला तो ये गेम जीता माना जाएगा और इसके बाद इन सभी का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा और अगर कहीं इन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया तो इनका कर्जा दुगुना हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, अगर पांचों के पांचों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। अब गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है कि एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। तो अब गेम यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट और सबसे पहले बारी शिबे की होती है जो कि एक लेटर में क्वेश्चंस को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने पे शिबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शिबे सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है। अब इसको सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। अब सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानाबू कोकरी सान से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है और यहाँ पर सभी लोगों
की उंगली कॉइन पर होती है, जिसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगलियां होती है नो पे, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पांचों में से किसी एक ने जानबूझ के नो बोला था, और ये रियलाइज होने के बाद सावाराकी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन यूची और टेंजो उसका मुंह दबा लेते हैं। अब हमें पता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है और क्वेश्चन होता है कि 1 + 1 2 होता है। अब ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और सभी को लगता है कि इसका आंसर यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है। यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका आंसर कुछ और ही सोचा था। हैं? क्या कर रहे ये लोग, मरेंगे? कौन है इनमें से एक गद्दार? अब यूची समझ जाता है कि यहाँ पे वाकई कोई न कोई धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शिबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है, और ये चोट उसे सावारागी ने दी होती है, क्योंकि शिबे ने सावारागी को प्रपोज किया था, जिस पर सावारागी ने उसे हिट कर दिया। इसके बाद शिबे टेंजी और यूची के पास आता है और उससे मदद मांगता है। टेंजी कहता है, मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद वो जाता है यूची के पास। तब यूची सावारागी के पास जाता है और सावारागी यूची से कहती है, हाँ ठीक है, मैं शिबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक सीक्रेट बताना होगा जो और कोई नहीं जानता। और यूची उसे बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है। यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब यूची का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी सटक जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग ये गेम जल्दी ही हार जाएंगे। अब आगे यूची की बारी होती है। यूची अब क्वेश्चन पढ़ता है। अब जब यूची क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, और बल्कि वहाँ पे लिखा होता है कि रीडर को खुद ही चूज करना होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछे। यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब जब यूची पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा होता है कि अगर कोइन यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कोइन नो पे जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि यूची, उसका कर्जा आधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ से समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर सभी लोगों को मजबूर कर रहा था धोखा देने के लिए। अब यूची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि सावाराकी, शिबे और टेंजी तीनों ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ यूची को ही पता लग रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां होती है जो कि मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती है, और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लड़की यूची के फेस को देखकर हंस रही होती है और कहती है अब यूची भी अपने दोस्तों पे शक करने लगा। और इधर यूची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यस पर जाए या नो पे, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन यूची के लेटर पे लिखी हुई थी वो सभी के लेटर पे लिखी हो, बल्कि कंडीशंस अलग अलग भी हो सकती है। और हो सकता है कि 5वें लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक तो ये गेम कोई भी नहीं जीत पाया है। तभी आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोकरो यूची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यूची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है और वो पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब यूची सेल्फिश ना होकर कोकरोगी के लिए हाँ बोलता है, जिससे गेम खत्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यस की बजाय कॉइन नो पे चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। अब आगे बारी होती है कोकरोगी की और वो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद एक अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से यूची वहाँ पर बोलना चालू कर देता है जो कि रूल के खिलाफ है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब से क्वेश्चंस पूछने लगता है। और वो कहता है, अच्छा तो बताओ सावारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यूची
सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई न कोई बोले और रूल तोड़ दे, क्योंकि यूची को लग रहा होता है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा अदा कर लिया है, जबकि यूची ने रूल तोड़कर अपना कर्जा दुगुना कर लिया है। अब यूची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था कि जिस किसी के पास भी कम कर्जा होगा, गेम खत्म होने के बाद उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा हो जाएगा और ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। अब यूची ये सारी बातें उनसे झूठ बोल रहा होता है। तभी कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि यूची का कोई और प्लान है। अब यूची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि यूची को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है और यूची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना ज्यादा कर्जा है। तभी तेंजी कहता है, अरे यार सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि 3.6 मिलियन है, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके ऊपर 4-4 लाख येन माइनस कर दिए जाएंगे। तभी तेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स भी दिखाने होंगे, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन सावाराकी और सीबे कहते हैं कि यूची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। अब यूची उन्हें बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। तभी यूची उनसे कहता है कि अब हमें अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे। अब मानाबू सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम के लिए, लेकिन यूची कहता है वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं। अब यूची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन यूची अभी भी वहीं पर बैठा होता है और वो अभी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा सेम कैसे हो सकता है। अब वो सोचता है कि कोई तो है यार धोखेबाज यहाँ, लेकिन कोई भी साले बता नहीं रहे, क्या करूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसी को जानने के लिए वो टेबल पे पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार धोखेबाज है कौन। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद यूची को कोई भी आइडिया नहीं लगता है कि आखिरकार धोखा कौन दे रहा है। अब यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सावारागी आती है। सावारागी यूची से पूछती है, यूची तुम्हें क्या हो गया, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। यूची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आ गई, सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब सावारागी यूची से कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है। अब यूची कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब यूची सावारागी का नाम लेता है क्योंकि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर हम में से कोई भी धोखेबाज है तो उसकी बल्कि हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अब ये सुनकर सावारागी यूची से माफी मांगती है और वो यूची को बताती है कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम गद्दार हो। तभी यूची उससे कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए कहा क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरा ना ही कोई माँ बाप है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा ना। तभी सावारागी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यूची कहता है, तो और क्या मतलब है तुम्हारा। तभी यहाँ पर सावारागी यूची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें कहती है। सावारागी यूची से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसके बाद यूची सुनकर ये हैरान हो जाता है। हाँ, अब यूची के मन में लड्डू फूट रहे हैं और यूची ब्लश करने लगता है। यूची पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है, जिस पर सावारागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक चोर हो। इसी के साथ सावारागी एक और चीज रिवील करती है और वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई थी, जिसकी वजह से उसकी पेनल्टी के रूप में कर्जा और बढ़ा दिया गया था। और वो आगे ये भी बताती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर ही था। अब सावारागी यूजी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम दोनों मिलकर ये गेम बहुत ही आसानी से जीत लेंगे। वाह,
रब ने बना दी जोड़ी। तभी कंट्रोल रूम में वो दोनों लड़कियां बातें कर रही होती है। यूजी तो बहुत ही ज्यादा तेज लड़का है, खासकर जब पैसों की बात हो रही हो। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें टेंजी सुन रहा होता है। अब अगला गेम छत पर खेला जाना था और मानाबू इस बार सूट बूट पहनकर आया होता है। भाई पहले जोकर से कम था ये कि अब ये पहन के आ गया। तभी मानाबू सभी से कहता है सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताया जाए, लेकिन इस बार बिल्कुल भी झूठ मत बोलना क्योंकि गार्ड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। और इस गेम का नाम हमें बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है जहाँ पर नोटपैड दिया गया है और उन सभी को नोटपैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है। और नोटपैड पे लिखने के बाद उन पर्ची को इन्हें एक बॉक्स में डालना होता है और जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे तब मानाबू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चीट में लिखी हुई बातों को सभी के सामने पढ़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे, यानी कि वो लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। और गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा और यहाँ पे गॉड बताएगा कि किसको कितनी स्टेप्स लेनी है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है कि इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का 4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसका कर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। अब मानाबू उनसे कहता है कि लोग जितनी चाहे उतनी बातें लिख सकते हैं। सीबे विग पहनता है और कोकोरोगी एक ब्रा पहनती है, लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। अब आप लोग चाहो तो ब्लैंक चीट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए तुम अपने सभी दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। अब ये सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब इस पर मानाबू कहता है यही तो गेम का रूल है, यही तो असली गेम है और अगर तुम चाहती हो तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा है। अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गार्ड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस पर सिबे कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। अब यूची और उसके सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ ही गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी की पर्ची ब्लैंक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1-1 लाख येन का कर्जा और बढ़ जाता है। अब यूची यहाँ पे दिमाग लगाता है कि अगर सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी के ऊपर लास्ट में 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। अब सेकंड राउंड होता है और उसमें हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है, लेकिन इस बार उनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और मानाबू मुस्कुरा रहा होता है। मानाबू कहता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप ही तो पूरी की है और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। चलो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। अब सावारागी मानबू के ऊपर चिल्लाने लगती है बस कर साले, कितना उल्लू बनाएगा। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है और 4 पर्ची खाली होती है और 1 पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है और उसमें लिखा होता है कि सावारागी यूची को पसंद करती है। और यहाँ पर एक और बात लिखी होती है कि सावारागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल गया होगा कि ये बात कौन लिख सकता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है और सावारागी को 5 पॉइंट्स चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ 1 स्टेप, जिस पर बाकियों का कोई भी पॉइंट्स नहीं कटता। अब हम देखते हैं कि आपस में इन लोगों की बहस चालू हो जाती है, क्योंकि सीबे सावारागी को पसंद करता है और सावारागी यूची को, जिस पर सीबे यूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और टेंजी सीबे को समझाता है जलो मत सीबे। अब सीबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। टेंजी कहता है कि मैं सब कुछ
जानता हूँ क्योंकि मैं सावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर है और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा आपस में दोस्त थे। और सावारागी और टेंजी के फादर चाहते थे कि उनके बच्चे की शादी आपस में ही हो जाए, इसलिए वो दोनों आपस में डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था। लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और सावारागी एक ही स्कूल में आ गए और ये बात सुनकर शिबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी शिबे कहता है, हाँ ये कोई डेटिंग नहीं हुई, यहाँ तो बस झूठ मूठ का नाटक चल रहा था। तभी मानाबू कहता है कि हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। हाँ भाई तू और आग लगा दे इनके बीच। तभी टेंजी कहता है, मुझे सावारागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज भी पसंद हो। और वो शिबे पे चिल्लाने लगता है कि तुम सावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब टेंजी को लगता है कि ये सारी बातें शिबे ने ही लिखी थी, पर शिबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। अब शिबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। अब जब शिबे टेंजी को मारने वाला होता है तभी यूची वहाँ पर पहुँच जाता है और मामले को थोड़ा सा शांत करता है और वो उनसे कहता है कि देखो अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो प्लीज उसे अपसेट मत करो। अब दूसरी तरफ कोकोरोगी सावारागी से कहती है, तुम यूची को पसंद करती हो ना, मुझे लगता है कि यूची तुम्हें पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है और सबसे पहले यूची लिखने जाता है। यूची रूम के बाहर आता है और सावारागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है और अगली बारी होती है सावारागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती है और पहली पर्ची में लिखा होता है कि शिबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था, और दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि यूची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरी पर्ची पे लिखा था कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप चलते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने अगले कदम बढ़ाते हैं। शिबे सावारागी से पूछता है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है। इस पर सावारागी जवाब देती है, अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड शुरू होता है। इस बार केवल एक ही पर्ची लिखी गई होती है, लेकिन बात चौंकाने वाली होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वह अपनी बॉडी बेचकर पैसे कमाती थी। OMG। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड शुरू होता है। इस बार केवल एक ही पर्ची लिखी गई होती है। अब ये सुनते ही कोकोरोगी बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोकोरोगी सावारागी पे आरोप लगाने लगती है और कहती है, यार तुम्हें ही मेरे बारे में सब पता था, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हालांकि हम देखते हैं कि सावारागी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने ये बात नहीं लिखी। कई बार कहने के बावजूद कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी बीच शिबे सोचने लगता है और कहता है कि कोकोरोगी को देखकर नहीं लगता कि वह वर्जिन नहीं है, शायद उसका कैरेक्टर उसके पास्ट से मेल नहीं खाता। अब शिबे की यह बात सुनकर सावारागी को बहुत गुस्सा आ जाता है और टेंजी शिबे के पास जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। टेंजी शिबे से कहता है, एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद टेंजी यूची से कहता है कि वह कोकोरोगी को संभाल ले। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी एक तरफ हो जाते हैं, जबकि यूची कोकोरोगी को संभाल रहा होता है और शिबे अलग खड़ा होता है। कोकोरोगी यूची से कहती है कि यहाँ जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। इसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट दिखाया जाता है। जब वह जूनियर हाई स्कूल में थी कई बच्चे उसे बुली किया करते थे, जिससे वह बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वह ये सब अपनी मम्मी को बताना नहीं चाहती थी। इतनी परेशानी के बावजूद ना तो उसके दोस्त और ना ही उसके टीचर उसकी कोई मदद करते थे, और आखिरकार उसने बुलिंग रोकने का एक तरीका खोज ही लिया और वह था पैसे देना। अब जब भी वह उन बच्चों को पैसे देती थी जो उसे बुली किया करते थे, वे शांत हो जाते थे और अच्छे से बिहेव करने लगते थे। उन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, जिससे कोकोरोगी को लगने लगा कि अब उसे हमेशा पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ पैसे ही उसे बचा सकते थे। लेकिन वह जूनियर हाई में थी, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। इसी वजह से उसने पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। तभी एक आदमी उससे मिलता है और वह आदमी कहता है कि वह कोकोरोगी से बात करना चाहता है। धीरे धीरे वह कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो दोनों पार्टीज करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और
एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वह आदमी कोकोरोगी को अलग अलग कपड़े पहनाता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। शुरुआत में कोकोरोगी को यह सब नॉर्मल लगता था, लेकिन एक दिन वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और भाई ये तो होना ही था। अब तक जो भी कुछ वह करता था, घूमना, पार्टी करना, डिनर पे ले जाना, उसके बदले वह कोकोरोगी को पैसे देता था। यानी कोकोरोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी भाई साहब। लेकिन भाई जैसे ही उसने टच करने की बात की, कोकोरोगी हैरान रह गई। और आगे हम देखते हैं कि यूची उससे पूछता है, क्या तुमने वो सब किया जो मैं सोच रहा हूँ? कोकोरोगी कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं वहाँ से बच निकली। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मानबू आ जाता है और ताने मारकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये सुनकर कोकोरोगी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह बार बार कहती है, यार मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो भी कहा वह सब सच कहा। वह यूची से कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अब इस पॉइंट पर अगर यूची कोकोरोगी का भरोसा नहीं करेगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में दो लड़कियां होती है, एक का नाम मारिया और दूसरे का नाम होता है सुकीनो। मारिया सुकीनो से पूछती है, क्या वर्जिनिटी इतनी ज्यादा मैटर करती है? अब सुकीनो जवाब देती है, यार हर इंसान खुद को अच्छा समझता है, चाहे उसने कितने भी गलत काम क्यों न किया हो। अब आगे हम देखते हैं कि यूची कोकोरोगी से कहता है, अच्छा तुम सुनो, जूनियर हाई स्कूल में जो भी कुछ हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूची कोकोरोगी के कान में कोई सीक्रेट बात कहता है, लेकिन वह बात हमें अभी पता नहीं चलती। इसके बाद मारिया सुकीनो से कहती है, आखिर यूची ने कोकोरोगी से क्या कहा होगा? इस पर सुकीनो जवाब देती है, यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यूची को तो देखकर मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि वह भी कोई दूध का धुला नहीं है, जरूर उसके पास्ट में भी कुछ डार्क चीजें होंगी। इसके बाद कोकोरोगी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वह चाहती है कि यूची उसके साइड में रहे। हालांकि कोकोरोगी अभी भी सावारागी को ब्लेम कर रही होती है। सावारागी फिर से अपनी सफाई देती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि टेंजी सावारागी से पूछता है, आखिर कोकोरोगी के साथ क्या हुआ था? उसे इस बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है। वह बताती है कि जब हाई स्कूल की शुरुआत हुई थी तब वह एक दिन कहीं जा रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के कोकोरोगी को बुली कर रहे थे और सावारागी ने कोकोरोगी की मदद की थी। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक ने कहा, कोकोरोगी एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, समझे, कुछ भी। इसके बाद सावारागी ने कोकोरोगी से अकेले में पूछा कि वह लड़का ऐसा क्यों कर रहा था। कोकोरोगी ने तब सावारागी को सब कुछ बता दिया, यानी कि इस पॉइंट पे सिर्फ सावारागी ही थी जिसे यह बात पता थी। अब सावारागी टेंजी से कहती है, मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो ठहरे। अब ये सुनकर सावारागी बहुत खुश हो जाती है और रिलैक्स फील करती है। वहीं दूसरी तरफ शिवे एक किनारे बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब कंट्रोल रूम में मारिया और सुकीनो यह सोच रही होती है, आखिर इन सब में से कौन लोगों को धोखा दे रहा है, और वे दोनों गेस करने लग जाती है कि धोखेबाज कौन हो सकता है। तभी सुकीनो कहती है, देख शिवे तो पहले ही अमीर है, इसलिए वह लव और फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तभी मारिया कहती है, हाँ हो सकता है कि असली धोखेबाज सावारागी हो, क्योंकि वही ऐसी है जिसे सबके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन सुकीनो कहती है, लेकिन यार ऐसा भी हो सकता है कि असली धोखेबाज यूची हो। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक अनजान आदमी जिसका चेहरा छिपा होता है, वह कहता है, फाइनली अब दोस्ती टूटने वाली है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वही दिन जब सावारागी ने स्कूल ट्रिप के लिए सभी लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे। सावारागी 2 मिलियन येन टीचर के रूम में जमा करवाने जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है, सावारागी तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सावारागी बोलती है, अभी नहीं जा सकती मैं, लेकिन वह लड़की जोर देकर कहती है कि जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सावारागी थोड़ी देर के लिए उन पैसों को अपने लॉकर में रख देती है और उसे अच्छे से लॉक कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद कोई शख्स सावारागी के लॉकर के पास जाता है, लेकिन तभी वह कोकोरोगी से टकरा जाता है। उस व्यक्ति के चेहरे पे पेन का निशान बन जाता है, क्योंकि कोकोरोगी के हाथ में एक पेन था। कोकोरोगी उस व्यक्ति से माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमें वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इसके बाद कोकोरोगी उस अनजान व्यक्ति से पूछती है, तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं था? जिस पर वह अनजान व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, 2 मिलियन येन चोरी हो चुके हैं, पर चोर है कौन? आगे हम देखते हैं कि वही अननोन पर्सन जिसके पास अभी 2 मिलियन येन है, असल में वही असली चोर है। अब कोकोरोगी नोटिस करती है कि उस अनजान शख्स के चेहरे से खून निकल रहा है। अब वह पर्सन कूल बनते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है भाई, खून बह रहा है, कोई मामूली सर्दी
जल्दी नहीं हुई। दोस्तों गेम अभी तक आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर से वही अनजान आवाज हमें सुनाई दे रही थी। सावारागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में उसके चेहरे पे एक स्कार लग गया था। अब भाई इतनी पर्सनल डिटेल्स तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसे धोखा दिया हो। और फाइनली हमें वो शख्स दिखाया जाता है जिसकी आवाज हम सुन रहे थे। भाई मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिकासा टेंजी है। हाँ भाई टेंजी ही असली विलन है। टेंजी वही इंसान था जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे। टेंजी ने ही सभी को एक खतरनाक गेम में धकेला था। टेंजी ही चाहता था कि इनकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है, टेंजी ने सावारागी को एक गिफ्ट दिया था, एक की रिंग। पर ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी दोस्तों, इसमें एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा था जो हर चीज को कैप्चर कर रहा था। इसलिए टेंजी ने सब कुछ सुन लिया था। इसलिए उसे कोकोरोगी के डार्क पास्ट का भी पता था और टेंजी को यह भी पता था कि सावारागी अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। अब टेंजी सावारागी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। टेंजी फेक इमोशनल टोन में कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वह मन ही मन सोचता है, बेवकूफ कि तुम्हारा असली दुश्मन मैं ही हूँ। वह सावारागी को कोकोरोगी के खिलाफ करने की कोशिश करती है। हो सकता है कोकोरोगी सिर्फ सिंपैथी पाना चाहती हो, पर तुम उससे ज्यादा सुंदर हो और शायद यूची तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन सावारागी इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। वह टेंजी की बातों पे शक करने लगती है। सावारागी कहती है, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? टेंजी मन ही मन कहता है, अरे बाबा अब तो मैं फंस गया। अब टेंजी अपनी बातों को कवर करने की कोशिश करता है। अरे कुछ नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है यार। भाई देखो तो ये कितना मासूम और निर्दोष बन रहा है। अब गेम फिर स्टार्ट होता है। यूची टेंजी से कहता है, तू पहले जा, और टेंजी बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि वो भी जानता है कि अब खेल और भी खतरनाक हो गया है। अब टेंजी का माइंड गेम लेवल मैक्स हो चुका है। टेंजी का मास्टर प्लान काम कर रहा है और जैसे ही वो बॉक्स से बाहर आता है सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यूची गुस्से में सावारागी को एक जोरदार चांटा मारता है। भाई ये क्या चल रहा है? यहाँ दोस्ती का खेल चल रहा था या WWE? तभी यूची कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि कोकोरोगी ने ही अपने बारे में ये सब बातें लिखी है। अब सावारागी कहती है, तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की कुछ भी पाने के लिए कितनी हद तक जा सकती है। फिर वो घूरती है कोकोरोगी की तरफ और डायरेक्ट सवाल पूछती है ना कोकोरोगी, मैंने सही कहा ना? अब कोकोरोगी कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाई अब ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गई और टेंजी को तो बहुत मजा आ रहा होगा। अब सावारागी कहती है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए नहीं करवाई थी कि मैं सुंदर दिखूं, बल्कि क्योंकि मेरे चेहरे पर एक स्कार था। तभी कोकोरोगी कहती है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई यहाँ तो सारा भरोसा पहले ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया है। इसके बाद कोकोरोगी यूची की तरफ देखती है और बोलती है, यूची तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? अब यूची यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज दिखता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। भाई टेंजी तो यहाँ खुद को जीनियस मान रहा था। वो कहता है, फाइनली इनकी दोस्ती में दरार आ ही गई। अब सावारागी टेंजी के करीब आ रही है। वो सोचती है कि उसे अब कोकोरोगी और यूची से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। टेंजी कहता है, जैसे यूची कोकोरोगी पे भरोसा करता है वैसे ही मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सावारागी कहती है, थैंक यू टेंजी। अब टेंजी के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो मन ही मन कहता है, फाइनली सावारागी मेरे जाल में फंसी गई। तभी हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया कहती है, अरे भाई गजब, ये क्या चल रहा है? सावारागी तो यूची को पसंद करती थी। तभी सुकीनो कहती है, यार लड़कियां सेंसिबल होती है, फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से कितना प्यार करे, वो एक झटके में उसे भुला भी सकती है। और भाई टेंजी तो यहाँ पे सच में एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों अब बारी होती है कोकोरोगी, यूची और बाकी लोगों के बॉक्स में जाने की और मैनबू अनाउंस करता है, इस बार गेम में 2 पेपर आए हैं, एक तो टेंजी का है लेकिन दूसरा किसका है? तभी पहली पर्ची पड़ी जाती है। सावारागी लड़कों के बॉक्सर पहनती है। भाई ये कौन सा सीक्रेट था? तभी सावारागी तुरंत कोकोरोगी को एक शक भरी नजरों से घूरती है। तभी दूसरी पर्ची खोली जाती है और उसमें लिखा होता है, टेंजी अपने एज के बारे में झूठ बोलता है। यूची कहता है, ये सही है? तभी टेंजी कहता है, हाँ सही है, मैं तुम सबसे 1 साल बड़ा हूँ बस। भाई इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी सावारागी कहती है, हाँ हाँ मुझे पहले से पता था। तभी टेंजी स्मार्टली सावारागी को अकेले में ले जाकर कहता है, तुमने नोटिस किया ये सब तुमसे दूरी बना रहे हैं। अब सावारागी थोड़ी इमोशनल हो जाती है लेकिन तभी स्टेप्स लेने का टाइम आ जाता है। अब सावारागी के पास एक मौका है और वो किसी एक मेंबर को चुन सकती है और अब टेंशन टेंजी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तभी मानवो अनाउंस करता है, सावारागी तुम्हें किसी एक इंसान को चुनना होगा, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसकी सीक्रेट्स बाहर लाएंगे। तभी टेंजी मन ही मन डर रहा होता है, भाई कहीं ये मुझे को न पकड़ ले। मानबू कहता है, अगर तुमने सही इंसान को चुना तो शायद तुम असली धोखेबाज को पकड़ सको। तभी टेंजी कहता है, सावारागी को कहीं मेरे बारे में तो शक तो नहीं हो गया? तभी मानबू कहता है, तुम्हें उस इंसान को चुनना चाहिए जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा
भरोसा करती हो। तभी टेंजी मन ही मन सोचता है भाई अब तो मेरा खेल खत्म। सावारागी सीधा टेंजी को चुनने वाली थी, लेकिन तभी सीबे हीरो की तरह एंट्री मारता है और कहता है नहीं मुझे चुनो, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, और कहता है मेरी लाइफ में कोई डर्टी सीक्रेट नहीं है। तभी मानवू कहता है बेटा एक बार फिर सोच लो, कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहा। सीबे कहता है नहीं यार मेरे पास छिपाने लायक कुछ नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है बड़े स्क्रीन की तरफ। सीबे के स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता, बट उसके डैड के कांड बाहर आ जाते हैं। मानवू एक्सपोज करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सीबे के डैड एक बड़े फ्रॉडस्टर है। तभी सीबे शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता। भाई सीबे के डैड सिर्फ फ्रॉड ही नहीं बल्कि अपनी फीमेल कलीग्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करते थे। भाई ये क्या सुनना पड़ रहा है हमें। और इन सभी चीजों को छुपाने के लिए उन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया। मीनवाइल अब कंट्रोल रूम में हम देखते हैं मारिया कहती है अरे यहाँ तो सीबे के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा। तभी सुकीनो कहती है सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बच्चा ऐसे किसी के साथ फ्रेंडशिप रखता हो जिसका बाप क्रिमिनल हो। तभी मारिया कहती है ओह ऑब्वियसली कोई भी ऐसे इंसान से दूर रहना चाहेगा। भाई ये शो तो दोस्ती तोड़ने का अल्टीमेट मास्टर क्लास बन चुका है। अब सीन वापस गेम की तरफ जाता है। यहाँ सीबे टोटली स्ट्रेस में चला जाता है। सावारागी उससे माफी मांगते हुए कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है। अब सीबे सावारागी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी टेंजी बीच में आ जाता है। टेंजी कहता है क्या सिर्फ तुम्हारे डैडी ऐसे थे या हो सकता है कि तुमने भी अपने पास्ट में कुछ गड़बड़ की हो। अब सावारागी गुस्से में कहती है टेंजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे डैड ने तो तुम्हारे गुनाहों को कहीं पैसों से तो नहीं छिपा दिया। भाई ये गेम चल रहा है कि क्या चल रहा है। उधर बेचारी सावारागी टेंजी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेंजी बेचारा रुकता ही नहीं। वो लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगाता जाता है। इसके बाद वो कहता है मुझे यार अब भी समझ में नहीं आया कि हम पर 20 मिलियन येन का कर्ज कैसे आ गया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीबे का साथ सभी लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ यूची और कोकोरोगी होती है तो दूसरी तरफ टेंजी और सावारागी, और बीच में हमारा सीबे रह जाता है। तभी टेंजी मन ही मन कहता है सीबे यार तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, सॉरी भाई। आगे हम देखते हैं अगले राउंड में सिर्फ एक ही पर्ची आई होती है। माना वो सीबे की तरफ देखकर कहता है ओए सीबे अगर जो पर्ची में लिखा है अगर ये बात सही है तो ये तो बहुत गंदी बात है। तुम्हारे बारे में तो पर्ची में लिखा था कि सीबे ने एक आदमी को जान से मारा है। अब ये बात सुनकर टेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। आखिरकार ये सही है, और उससे भी बड़ी बात ये पर्ची किसने डाली है। लेकिन हम देखते हैं कि जब टेंजी यूची को देखता है तो यूची के एक्सप्रेशन कुछ अलग लगते हैं, जिसको देखकर टेंजी समझ जाता है कि यूची वो शख्स है जिसने ये लिखा है। तभी सीबे मानवू से कहता है ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। टेंजी पीछे खड़े होकर सोचता है कि सीबे तो ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना लायक नहीं है। इसलिए वो फिर से यूची की तरफ देखता है। सीबे मानवू से कहता है कि जिसने भी ये मेरे बारे में कहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी किसी के बारे में झूठ लिखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने का रूल है। तो दोस्तों बता दो कि ये रूल है कि अगर आपने किसी के बारे में लिखा है और वो बात गलत साबित हो गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी ये होगी कि वह खिलाड़ी सबसे आगे चला जाएगा। अब मानवू कहता है अगर तुम ये सच बोल रहे हो तो इसे प्रूफ करो। तभी सीबे कहता है मैं इसे कैसे प्रूफ करूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब यहाँ पे फैसला गॉड के हाथ में होता है। मानवू कहता है हम गॉड से पूछेंगे कि तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, और सीबे भी गॉड से रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं निर्दोष हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लेकिन भाई यहाँ पे रिजल्ट उल्टा ही आता है। 99% गॉड कहते हैं सीबे की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीबे को 5 स्टेप्स मिलते हैं और वह सबसे आगे पहुंच जाता है। तभी कंट्रोल रूम में सुकीनो कहती है गॉड कभी भी सीबे पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी सच बोले। सीबे अब पूरी तरह अकेला महसूस करता है। तभी यूची उसके पास आता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ यार, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब सीबे ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब दोस्तों यूची को यहाँ पे पता चल गया है कि असली धोखेबाज कौन है। अब यूची पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे पता चल गया है कि असली गद्दार कौन है। अब ये सुनते ही टेंजी घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं यूची को उसके बारे में तो सब कुछ पता नहीं चल गया। यूची आगे कहता है अब तक जितनी भी पर्चियां आई हैं वो एक ही इंसान ने लिखी है, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें असली धोखेबाज को पकड़ना चाहिए। तभी टेंजी मन में सोचता है कि यूची सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तभी सीबे जल्दी से पूछता है तो फिर बताओ धोखेबाज है कौन, लेकिन यूची कहता है अभी नहीं, सही समय पर बताऊंगा। टेंजी को लगता है कि यूची बस झूठ बोल रहा है और कोई प्लान बना रहा है, लेकिन तभी यूची कहता है ये गेम फेयर नहीं है। पहले राउंड में हम सबने मिलकर एक ही स्टेप लिया, लेकिन फिर भी हम पर 3 मिलियन येन का कर्ज बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह गेम कुछ गड़बड़ है। अब यूची आसमान की तरफ इशारा
करता है और कहता है हमें कोई देख रहा है। गेम मैनेजमेंट जानबूझकर इसे और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। तभी लाइट्स झपकती है और जोरदार सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होता है कि अब नियम बदले जा चुके हैं। अगले राउंड में एक खिलाड़ी हमेशा के लिए बाहर होगा। अब यहाँ पर हर कोई घबरा जाता है। इसके बाद यूची अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमारे साथ छठवें राउंड में क्या हुआ था? हमें एक मौका मिला था अपने कर्जे को कम करने का और उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्जा 2 लाख येन कम हो गया। इसके बाद यूची कहता है, इस गेम को बैड माउथ सुगुरोकी को देखने के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर हर स्टेप पर तुम्हारा या तो कर्जा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसलिए इस गेम को पूरा करने के बाद हमारे ऊपर बढ़ा हुआ कर्जा कम हो जाएगा, यानी कि एट द एंड सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब कि ये गेम सिर्फ मजे के लिए है और हमारे पास जो पुराना कर्जा है वो उतना ही रहेगा। इसके बाद मारिया कहती है, अरे वाह, ये तो सही कह रहा है। यूची कहता है, अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे तो सीबे सबसे पहले गोल तक पहुंचेगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए यूची सीबे को बचाने के लिए तरकीब निकालने लगता है और वो सभी से कहता है, सुनो, अब से हम सभी लोग अपने अपने बारे में खुद ही बैड माउथिंग करेंगे और अगर हम में से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि धोखेबाज है कौन। लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम सभी एक ही पॉइंट पर एक साथ लास्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। अब यूची का आइडिया ये है कि सीबे की पर्ची खाली रहेगी और बाकी 4 पर्ची खुद के बारे में रहेंगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीबे के पास पहुंच जाए। लेकिन टेंजी तो भाई इस स्ट्रेटेजी को मानने से मना कर देता है। यूची टेंजी से पूछता है, क्या हो गया भाई, अब तुम्हें ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं पसंद आ रही? तभी टेंजी कहता है, क्या यार, तुम सच में जानते हो कि धोखेबाज कौन है? अब यूची घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। अब भाई यूची के चेहरे को देखकर और उसके रिएक्शन को देखकर टेंजी समझ जाता है कि इसको कोई घंटा कुछ नहीं पता। आगे टेंजी उसे कहता है, तुम बस धोखेबाज का नाम बताओ, हम सब उसी के बारे में लिखकर उसे गोल तक पहुँचा देंगे। यूची कहता है, इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पर जाना होगा। इस गेम में ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तभी टेंजी कहता है, तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब है और अभी किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलो एक चीज करते हैं, अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान सही से काम नहीं किया तो तुम्हें धोखेबाज का नाम बताना होगा और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे तुम्हारे पास उसके सबूत होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे से तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करूंगा। अब टेंजी की बात सुनकर यूची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सभी लोग बारी बारी से पर्ची डालने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मानवू पर्चियां गिनता है तो वहाँ पे टोटल 10 पर्चियां आई होती है, पर असल में यहाँ पे 4 कार्ड्स होने चाहिए थे। मानवू की यह बात सुनने के बाद यूची के होश उड़ जाते हैं और यूची खुद से कहता है कि अरे यार, मैं तो एक बात भूल ही गया था कि एक आदमी एक से भी ज्यादा पर्ची डाल सकता है। अब मानवू यूची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो पोपट हो। अब टेंजी भी यूची से कहता है कि तुम्हारा प्लान पूरा बेकार था, अब मुझे बताओ कि धोखेबाज है कौन। अब यूची इस बात पर निराश हो जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे नहीं पता कि धोखेबाज कौन है। अब ये सुनने के बाद टेंजी सावारागी को साइड से ले जाता है और उससे कहता है कि अब यूची पर भरोसा करना बेकार है, पर सावारागी टेंजी को मना कर देती है और यूची के पास ही रुकती है। तभी टेंजी गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, तुम मान क्यों नहीं जाती कि अब हम लोग पहले जैसे दोस्त नहीं रहेंगे। अब सावारागी ये सुनने के बाद टेंजी के साथ चली जाती है और टेंजी भाई मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसका प्लान अब जो कामयाब रहा। इसके बाद टेंजी मन ही मन कहता है कि सावारागी ने 2 साल पहले उससे एक इम्पोर्टेंट चीज छीनी थी। उसके बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड हो जाते हैं और इन राउंड के बीच कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब ये लोग एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है 19th राउंड और हम देखते हैं कि सावारागी अब गोल के एक स्टेप पीछे होती है और टेंजी भी सावारागी को देखकर बस ड्रामे करता है और कहता है कि सावारागी, अगर मैं पहले ही इन सब पर भरोसा करना छोड़ देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। अब मारिया कहती है, यार इनकी टीम भी बाकियों की टीम के जैसे ही निकली, यानी कि ये गेम सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि और लोग भी खेल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं सुकीनो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि यूची की शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाती है और वह सभी से कहता है, तुम सब सुनो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे धोखेबाज अब 100% पकड़ा जाएगा। अब टेंजी ये बात सुनकर फिर से उसे मना कर देता है। इसके बाद यूची कहता है, क्या हो गया यार, अगर धोखेबाज पकड़ा भी जाता है उसके बाद भी हम सावारागी को बचा नहीं पाएंगे। जिसको सुन
सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है और शिवे कहता है कि अगर सावारागी को हम बचा नहीं सकते तो धोखेबाज को पकड़कर क्या करेंगे। यूची कहता है सुनो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ धोखेबाज ही रह जाएगा और सभी लोग गेम के राउंड को पार कर लेंगे। और इस बार यूची का प्लान काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये रूल से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों तुम सब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाएं और पकड़े जाते हैं तो हमें पेनल्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूची का प्लान ये है कि अगली पर्ची जो डालेंगे उसमें सभी लोग ये लिखेंगे कि मैं वही बंदा हूँ जिसने तोमोडाची गेम के लिए एप्लीकेशन दी थी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो धोखेबाज होगा वो सही होगा, इसलिए उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हम चारों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिससे हम चारों लोग नेक्स्ट गेम के लिए साथ में जाएंगे और बेचारा धोखेबाज यहीं पे रह जाएगा। टेंजी यूची से पूछता है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धोखेबाज सही बात कह रहा है या झूठ। यूची कहता है मुझे नहीं, जो इस गेम को चलाते हैं उन्हें तो पता है कि इस गेम को खेलने के लिए किसने एप्लीकेशन लगाई है, तो उन्हें तो पता ही है कि हम में से कौन धोखेबाज है। और वो मानबू से कहता है क्या मानबू मैं सही कह रहा हूँ ना? और मानबू कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। यूची कहता है अगर यहाँ पर कोई मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करता तो यानी कि वही असली धोखेबाज है। अब बेचारा यहाँ पे टेंजी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसके बचने का यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है। तो अब टेंजी अपनी पर्ची डालने के लिए बूथ में चला जाता है और वहाँ पे अपने आप को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, शायद मैं सभी से माफी मांग सकता हूँ, शायद वो मुझे माफ भी कर दे और एक झूठ मूठ का इमोशनल स्टोरी भी लिखूंगा जिससे सभी लोग मुझ पर भरोसा भी करेंगे और मुझे सिंपैथी भी देंगे। अब जब टेंजी पर्ची डालकर बाहर आता है तो शिवे उसका इंतजार कर रहा होता है और काफी अच्छी स्माइल भी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि शिवे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी पर्ची डालने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी पर्ची डाल देते हैं। यूची कहता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया ना? जिस पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब टेंजी भी अपनी एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है और वो मन ही मन कहता है यार मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी एक्टिंग अभी ही करनी है। और उसकी आंखों में नकली आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं। तभी मानबू बताता है इनमें 4 कार्ड ब्लैंक्स हैं और सिर्फ एक ही कार्ड में लिखा हुआ है और उस पर लिखा होता है कि तोमोदाची गेम मैंने ही स्टार्ट किया है और ये कार्ड होता है टेंजी का। अब भाई मानबू की ये बात सुनकर सभी लोग टेंजी को घूरने लगते हैं। अब यूची सीरियस नोट पे कहता है मैंने कहा था ना मेरा ये प्लान इस बार काम करेगा और धोखेबाज को बाहर निकाल देगा। तो अब टेंजी वही करता है जैसे उसने पहले सोचा था और वो रोना धोना चालू कर देता है। अब यूची टेंजी के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है यार टेंजी तुम टेंशन मत लो यार, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब टेंजी मन ही मन सोचता है कि ये तो साला पोपट है, मुझे तो पता ही था ये आराम से फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही टेंजी अपना सर उठाकर यूची को देखता है तो यूची उसके बालों को खींचने लग जाता है और यूची का फेस काफी ज्यादा डरावना लगता है। अब भाई टेंजी यूची के फेस को देखकर सच में ही रोने लग जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब यूची टेंजी से कहता है साले हरामी तूने हमें इस गेम में क्यों ढकेला। अब भाई यूची की इस शक्ल को देखकर टेंजी सोच रहा होता है कि क्या ये वही यूची है जो हमारे क्लास में हुआ करता था। अब भाई यूची यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो उससे चिल्लाकर पूछता है अबे साले तूने ही तोमोदाची गेम स्टार्ट किया था ना? जिस पर टेंजी कहता है हाँ यार मैंने स्टार्ट किया था बट मुझे मारना मत। अब मारिया भी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है और सुकिनो कहती है कि अगर तुम इस गेम को दोबारा देखोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यूची ने स्टार्टिंग से ही इस गेम के अंदर 3 ट्रैप्स लगाए थे और अगर तुम उन्हें देखोगी तो जान जाओगी कि यूची असल में क्या चीज है, ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे यूची अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने धोखेबाज का पता लगाया। यूची कहता है कि सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पूरा प्लान बना लिया था और अब तीसरे राउंड में एक पर्ची आती है कि तुम और सावारागी एक दूसरे को डेट करते थे, तो मैंने और सावारागी दोनों ने साइलेंटली डिसाइड किया कि हम लोग असली धोखेबाज का पता लगाएंगे और दोनों ही बिना एक दूसरे से बात किए प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। यूची कार्ड्स के थ्रू सावारागी को इंस्ट्रक्शंस भेज रहा था। इसके बाद सुकिनो कहती है कि यह यूची का पहला ट्रैप था। अब मारिया फिर से वीडियो को प्ले करने के लिए कहती है जिसमें यूची अपने हाथ में 2 कार्ड उठाता है और उसके हाथ में पेन भी था लेकिन उसका कार्ड ब्लैंक था। जब यूची बाहर आया तो उसने सावारागी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने ब्लैंक कार्ड छोड़ा है। तभी उसने चुपचाप अपने इंस्ट्रक्शन वाली पर्ची सावारागी को दे दी और जब वो बॉक्स में जाती है तो वो पर्ची वहीं पे पड़ी होती है। अब टेंजी कहता है कि तुमने इतनी आसानी से सावारागी पे भरोसा कैसे कर लिया। तभी यूची कहता है अरे यार
मैंने उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था। मैंने उसका टेस्ट लिया था और मैंने उसे बोला था कि तुम्हें वो सीक्रेट लिखना है जो तुम्हें ही मेरे बारे में पता है। और हमने तो स्टार्टिंग में देखा ही था कि सावारागी यूची से एक ऐसा सीक्रेट पूछती है जो किसी को भी पता नहीं होता, और ये वही सीक्रेट था कि यूची एक वीक तक नहीं नहाया था, यानी कि ये वही पर्ची थी जो सावारागी ने लिखी थी। इसका मतलब दूसरा जो बैड माउथ था वो एक धोखेबाज ने लिखा था, और दूसरा कार्ड वही था जो टेंजी ने अपने एज के बारे में खुद लिखा था। और जब 5वें राउंड में कोकोरोगी का एक बहुत ही पर्सनल सीक्रेट बाहर आया था, तब मैंने कोकोरोगी को समझाते हुए एक पर्ची दी थी। सावारागी अपने ही साइड है, इसलिए तुम सावारागी पे शक मत करो और तुम सावारागी से लड़ने की बस एक्टिंग करो, जिससे हम धोखेबाज का बहुत जल्द पता लगा सके। इसके बाद यूची कोकोरोगी से कहता है कि अगले राउंड में तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है सावारागी के बारे में। और कोकोरोगी ने लिखा था कि सावारागी लड़कों के बॉक्सेस पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट्स बाहर आता तो यूची समझ जाता कि वो सीक्रेट असल में धोखेबाज ने ही लिखा है, और इस तरह यूची के ट्रस्ट में कोकोरोगी पास हो गई थी। यूची कहता है आगे बस तुम और सीवे ही बचे थे। मैं सावारागी को हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहता था, पर टेंजी कहता है लेकिन हर टाइम तो मैं उसके साथ रहता था, वो मेरे साथ ही तो रहती थी। इस पर यूची कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ बस 3 मिनट ही काफी है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि अगर कोई भी इंसान पर्ची वाले बूथ में जाता है तो वो इंसान 3 मिनट के बाद ही बाहर आता है। और आपको वो सीन याद ही होगा कि जब टेंजी बूथ पूल से बाहर आया था तब यूची ने सावारागी को चांटा मारा था, पर असल बात ये है कि चांटा मारते वक्त यूची ने अपनी पर्ची पास कर दी थी। तभी सुकिनो कहती है कि ये यूची का दूसरा ट्रैप था। असल में यूची बॉक्स में जाने के ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहा था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि कौन कब जाएगा। इसके बाद यूची ने कहा कि आगे एक स्पेशल चांस आया और तोमोदाची गेम के मैनेजमेंट को पता था कि किसने ये गेम को अप्लाई किया था, तो धोखेबाज को खुद को वॉलंटियर करना नामुमकिन था, जबकि सीवे खुद ही वॉलंटियर किया। और यही रीजन था कि मेरा डाउट सीवे से भी हट गया, क्योंकि अगर सीवे धोखेबाज होता तो उसके सीक्रेट्स हमें पता लग जाते और सिर्फ तुम ही रह गए थे जिस पर मेरा शक जा रहा था। तभी टेंजी कहता है मतलब कि यार कोकोरोगी की लड़ाई और सावारागी की लड़ाई बिल्कुल नकली थी, और जब तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम लोग अब से खुद ही बैड माउथ करेंगे तो क्या वो तुम्हारा प्लान का हिस्सा था? तभी यूची कहता है हाँ ये सब मेरा ही प्लान था, और जब मैंने कहा था कि तुम्हारा कर्जा नहीं बढ़ेगा उसके बाद भी तुम नहीं रुके और तुम वो सब करते रहे जो तुम करते आ रहे थे, और इससे मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर पैसा तो नहीं है बल्कि पैसों से कुछ अलग है। इसके बाद टेंजी कहता है तुमने यार मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? तभी यूची कहता है अबे सुन, उस टाइम हमने आधा ही गेम कंप्लीट किया था और हमें अभी भी आधा गेम खेलना और बाकी था, और मैं ये नहीं चाहता था कि तू डिस्परेट हो जा और हमारे बारे में उल्टे सीधे बातें बाहर लेके आ, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। और बेटे, जब लास्ट राउंड में मैंने तुझसे सबसे पहले जाने को कहा तो उसके बाद ही मैंने सभी से अपने अपने कार्ड्स को ब्लैंक रखने के लिए कहा। तभी टेंजी कहता है अबे इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तूने पहले ही कहा था कि तूने सभी के टेस्ट लिए थे, लेकिन कोई भी इंसान कितने भी कार्ड्स लिख सकता है, यानी कि वो एक साथ अपने कार्ड्स और धोखेबाज वाले भी कार्ड्स लिख सकता था। तभी इसके बाद सुकिनो कहती है ये तीसरा और आखिरी ट्रैप था। यूची कहता है बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम, मैंने टेस्ट के बाद भी इन सभी लोगों पे विश्वास नहीं किया था, मैंने उन सभी से दोस्ती का प्रूफ मांगा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा क्या? अब भाई टेंजी नोटिस करता है कि सभी लोगों के नेम टैग्स नहीं है जिस पर उनके कर्जे लिखे गए थे। यूची कहता है मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम सब पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे अपने नेम टैग्स दे दोगे, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे अपने अपने टैग्स दे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा सीक्रेट रिवील होने के बाद कोकोरोगी ये आसानी से मान गई थी कि सावारागी धोखेबाज नहीं है? पर असल में मैंने उसे सावारागी का कार्ड दिखाया था जिससे उसे यह यकीन हो गया कि सावारागी अपने साइड है, जो कि मैंने उसे कार्ड में लिख के दे दिया था, और इसी वजह से कोकोरोगी ने मुझे अपना नेम टैग दे दिया और फिर इसके बाद सिविर ने भी दे दिया। इसके बाद सुकिनो कहती है कि चौथे राउंड में यूची ने अपना टैग सावारागी को दिया था जब टेंजी और सिबे आपस में लड़ रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तब अपना नेम टैग वापस ले लिया था। तब उसने एक नोट लिखा था जिसमें उसने सावारागी से कहा था कि तुम मुझे अपना टैग दे दो। ये सब उसने इसलिए किया जिससे वो इन सभी लोगों को मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके, और यूजी ने इन सभी के टैग्स को एज ए होस्टेज यूज किया और कहा कि अगर वो टैग दे देंगे तो वो उन पे ट्रस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। सावारागी उसे मना नहीं कर सकती थी और सावारागी के देने के बाद सभी अपने अपने टैग्स देने लगे। इसके बाद सुकिनो कहती है तो अच्छा, यूची को पता था कि अगर कोई मना करता
तो वो उस पर डाउट करता, इसलिए कोई भी उसे मना नहीं किया। इसके बाद सुकीनो कहती है कि एक तेज दिमाग वाला ही ऐसे वीकनेस को पकड़ सकता है और उसे इंसानों के वीकनेस, उसकी पावर और पैसों के बारे में सब कुछ पता होता है। तभी लास्ट में टेंजी पूछता है, ठीक है तुमने सभी को एक एक करके पिक किया, लेकिन एंड में मुझे ही क्यों चुना? क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर हमेशा से ही शक था? तभी यूची कहता है, नहीं, मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जिस मिकासा टेंजी को जानता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और अगर किसी की भी लड़ाई होती थी तो वो बीच में आकर उन्हें रोकता था। लेकिन गेम के स्टार्टिंग में तुमने सीवे से फाइट ले ली। तुमने कहा था कि बैड माउथिंग उसी ने की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीवे बैड माउथिंग कर सकता है? असल में ये गेम सीक्रेट्स बताने की है, जबकि सीवे के लिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें से कोई भी सीवे को सीक्रेट्स नहीं बताता, क्योंकि वो सीक्रेट्स को हाइड रखने में अच्छा नहीं है। और जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो उससे कहा था कि ये सीक्रेट सीवे को नहीं बताना है, और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और फोर्थ राउंड में उसके बारे में बैड माउथिंग हुई थी कि वो जूनियर हाई स्कूल में अपनी मॉम के साथ सोता था और वो उसने खुद लिखा था। तभी टेंजी कहता है, इसका मतलब मैंने किसी ऐसे पे ब्लेम डालने की कोशिश की जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था, और यही मेरी गलती थी जिसके कारण मैं शक के दायरे में आ गया। तभी मानबू कहता है, अभी गेम एंड नहीं हुआ है, तुमने धोखेबाज को तो ढूंढ लिया, लेकिन सावारागी फिर भी गोल पर पहुंचेगी। तभी हम देखते हैं कि यूची मानबू के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर सुकीनो हैरान हो जाती है और अपने डाटाबेस में उसको चेक करती है और वो मानबू को कंफर्म करती है कि यूची सच कह रहा है। इसके बाद मानबू अनाउंस करता है कि गेम ओवर हो गया है और यूची केवल गोल पे अकेला पहुंचा है और कांग्रेचुलेशन, तुम लोग गेम जीत गए हो। जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानबू कहता है, यूची ने 7th राउंड में गलत बैड माउथ किया था और जो कि उसने अभी खुद ही कंफर्म किया है कि उसने झूठ बोला था और उसको एज ए पेनल्टी सावारागी के एक ब्लॉक आगे की मिली है, यानी कि वो अब गोल पर पहुंच गया है। सावारागी यूची से कहती है, ये सब सही नहीं है। यूजी कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होंगे कि टेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तब तक तुम लोगों के पास काफी टाइम है, इसलिए तुम टेंजी से पूछताछ कर सकते हो और हाँ, मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम लोगों को क्या करना है। असल में मुझे टेंजी को जज करने का कोई भी राइट नहीं है। सीबे कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी यूची कहता है, क्या तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? ये वही सीन है जब कोकोरोगी बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। तब यूची उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद कोकोरोगी शांत हो जाती है। यूची कहता है कि जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं और मैंने तुम सब से बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीजें करी हैं और मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों से छिपाया है। मुझे लगता था कि अगर तुम लोगों को ये बात पता चलेगी तो तुम लोग मेरे दोस्त नहीं रहोगे और असल में टेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी सावारागी पूछती है, तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? यूची कहता है कि 7th राउंड में मैंने लिखा था कि सीवे ने किसी को मारा है, जबकि असल में खूनी मैं हूँ। तभी सुकीनो कहती है कि हाँ, हमने सर्च किया कि यूची ने 3 लोगों को मारा है और ये एक मॉन्स्टर है। तभी मानबू कहता है कि 3rd गेम को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तुम खुद को सेक्रीफाइस करके अपने आप को हीरो साबित कर रहे होगे, पर असल में तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी यूची कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन रिग्रेट करेगा। तभी मानबू कहता है, इसका क्या मतलब है? टेंजी कहता है कि मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे लाइफ को साफ सुथरा रखने का एक तरीके थे और मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं असल में कौन हूँ, पर अगले गेम में मेरे दोस्त नहीं होंगे और मैं अपना असली रूप तुम सभी को दिखा पाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मैनेजमेंट को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानबू कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तभी मानबू सभी को बताता है कि यूची ने 3 लोगों को मारा है। सीबे कहता है कि तुम तो एक सीरियल किलर हो और तुम इतने टाइम से हमारे बीच रह रहे थे और तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तभी टेंजी कहता है, बस करो तुम सब लोग, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब किसी को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। तभी सीबे कहता है, अच्छा तो तुम ये सब बात कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसे करने का कोई ना कोई रीजन होगा। टेंजी कहता है, हाँ, पर तुम जैसा बेवकूफ इस बात को नहीं समझ सकता। तुम अपने जाके डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम को छुपाते हुए आए हैं। अब सीबे और टेंजी में बहस होने लगती है, जिसको सुनकर कोकोरोगी रोने लग जाती है और इस पॉइंट पे सभी लोग यूची को जज भी कर रहे होते हैं। अब यूची कहता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें सुनना पड़े तो मैं बिना दोस्त के ही अच्छा हूँ। ये सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और मैं अपने ऊपर और कोई कर्जा नहीं चाहता, इसलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, यूची ऐसी बातें इसलिए बोलता है जिससे ये लोग उससे नफरत करने लगे। यूची
चाहता है कि सभी लोग उससे दूर हो जाए, जिससे वो तीसरे गेम पर पूरा फोकस कर सके। सावरागी कहती है, फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए आसान है। यूची कहता है कि बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था कि पैसों से ज्यादा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अभी भी मुझे वो चीज समझ नहीं आई और मैं उनकी बातों को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया। फ्रेंड्स का होना इतना पेनफुल है तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। यूची को लगता था कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन जितना गहरा वो जा रहा है उतना ही काली सच्चाई सामने आती है। झूठ, धोखा और माइंड्स गेम, यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। सबसे पहले कौन टूटेगा और कीमत कौन चुकाएगा? सबसे बड़ा सवाल असल में खेल कौन चला रहा है। बने रहिए क्योंकि इस खतरनाक खेल की असली चाल सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये एनिमे आपको कैसे लगा, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।